ये चार तक किसने बोला है? किसने कहा है ना? बताओ कोई नाम। तो विचारक का नाम पता होना चाहिए, जस्टिफाई करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला है? जस्टिफाई करनी पड़ेगी बात की। किसी को पता होगा तो मैं अच्छा मानूंगा। क्या पढ़ा था किसी ने? बता चुका हूं पहले भी ऑलरेडी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस नो? अब देखिए क्या क्या इसकी थ्योरीज हैं, क्या क्या चर्चा करनी है। अब आएंगे। देखो दो टाइप की चीज समझना है कि इस सिलेबस में क्या है। आपके बहुत सारी क्या होंगी? प्रिंसिपल्स होंगे, सिद्धांत कि राज कैसे बना है, राज कैसे काम करता है, राज कैसे आया है। मैं क्या राज कैसे आया है वो क्या उसका सिद्धांत बता रहा है। तो राज का विकासवादी सिद्धांत पहले क्या हो गया? या आदर्शवादी। क्या मैं कंटेंट बताता चलूंगा सबका, ठीक है ना? अब किसकी बात होगी? कंटेंट। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना? कोई डिफिनेशन लो या किसी स्टेटमेंट लो, उससे स्टार्ट कर दो, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दो। ये है बॉडी में आओ, उसके बारे में बताओगे। उसके बारे में बताने से पहले कोई विचारक लोगे, विचारकों की बुक होनी चाहिए और उससे बताओ कि ये इसका चर्चा हो रही है। हेडिंग सब हेडिंग स्टार्ट करते चले जाओगे। क्लियर है ना? फिर एक चीज और समझेंगे आंसर में कि कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में कुछ लोग होते हैं समर्थक। क्या होते हैं? समर्थक। कैसे? मैं बताता हूं प्रैक्टिकल एग्जांपल से। कोई भी सरकार कानून लाएगी, नियम लाएगी तो दो टाइप के लोग होंगे। एक लोग होंगे सरकार अच्छा कर रही है। क्या कर रही है? सरकार अच्छा नियम लाई। यदि सरकार ने कोई भी नियम लाएंगे तो ऐसा नहीं होता है 100 के 100% लोग डिसएग्री करें या 100 के 100% लोग एग्री करें। हर जगह दो टाइप के लोग होंगे, एक समर्थक करने वाले और एक आलोचना वाले व्यक्ति। आप कुछ भी काम करोगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि 100 के 100% लोग एग्री होंगे। 2-4% हो सकते हैं कि यार क्या ये व्यवहार बता रहा है, कंटेंट सीधे सीधे बताए ना, समझ रहे हैं यार? तो वो हर जगह होता है। मेरी बात क्लियर है? तो इसी तरह कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो उसके कुछ लोग होंगे समर्थक विचारक। कौन से? समर्थन कौन कौन से विचारक उन्होंने किया है, कौन कौन से जो महान व्यक्ति हैं उन्होंने बोला है कि ये आदर्शवादी राज्य सही है, ये आदर्शवादी राज्य होता है, कैसा है। कुछ लोग होंगे जो इसकी आलोचना करेंगे। तो आपके आंसर में ये दोनों चीज भी होना चाहिए। ठीक है? तो कैसे बताएंगे आप कि बोलोगे कि आदर्शवादी विचारकों में हम देखते हैं कौन कौन आता है? प्लेटो। प्लेटो आदर्श की बात कर रहा है ना कि राज कैसा होना चाहिए? एक आदर्श राज्य होना चाहिए जिसका शासन दार्शनिक शासकों द्वारा किया जाना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो भी शासक होगा वो दार्शनिक होगा, बुद्धिमान वाला ही व्यक्ति होगा? हमारे यहां तो आदमी 5वीं फेल भी नेता बन जाता है, चलाता है, मंत्री बन जाता है। मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक कानून बना था हरियाणा और राजस्थान और बाकी जगह राज्यों में भी कभी कभी कानून बने कि पंचायतों में यदि चुनाव होना है तो प्रधान क्या होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। लेकिन वापस ले लिए गए। क्यों? क्योंकि हमारे यहां इतना वास्तव में ना कि केवल पढ़ लिख करके डिग्री से ही बुद्धिमानी पता नहीं कर सकते। हमारी गांव की समझ, आप देखोगे हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं अनपढ़ जरूर हैं लेकिन जीवन की समझ हम लोग से कहीं ज्यादा जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या आधार बता सकते हैं केवल यही होना चाहिए? तो वो किस में आया? आदर्शवादी। आदर्शवादी कभी भी होता है, काल्पनिक भी होता है, लेकिन वो ये मान के चलते हैं आदर्शवादी लोग कि राज्य में सब चीजें क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। रामराज। रामराज क्या है? एक आदर्शवादी सिद्धांत है राज का, जिसमें क्या माना गया कि राज्य में सभी नागरिक, जितने भी नागरिक हैं, समस्त नागरिकों को क्या होना चाहिए? उनका कल्याण होना चाहिए, किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की अहिंसा नहीं होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा राज्य है जहां किसी प्रकार की अहिंसा नहीं होती हो, जहां पर कभी भी कोई एक झगड़ा नहीं होता हो? कोई ऐसा हो सकता है क्या? तो क्या है? आदर्शवादी। आदर्शवादी मतलब होता है स्टैंडर्ड दे दिया जाता है 100% का कि यहां तक होना चाहिए, लेकिन कहीं पर होता है 90% अच्छा होता है। जैसे हम कह देते हैं ना कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर करप्शन बहुत कम होता है, जहां पर लड़ाई झगड़े कम होते हैं, जहां पर ह्यूमन की जो फ्रीडम है उस पर रोक जो होती है वो कम की जाती है। तो वो चीज क्या होती है? अच्छी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है नहीं क्लियर? आदर्शवादी सिद्धांत कौन सा समझ में आ रहा है? क्या है ये? इसके बारे में प्रमुख विचारक मैंने बताया ना, कौन इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, कौन समर्थन दे रहे हैं, किसने बोला? प्लेटो। हीगल। कौन बोल रहा है?
हीगल क्या बोल रहा है कि राज्य क्या है, एक सर्वोच्च संस्था है। क्या है? सर्वोच्च संस्था है। वो क्या कर रही है? मानव के कल्याण के लिए काम कर रही है। मेरी बात क्लियर है? हीगल कह रहा है तो एक सर्वोच्च संस्था जो मानव कल्याण के लिए काम कर रही है और मानव को अपने समस्त जितने भी अधिकार कर्तव्य है किसको सौंप देना चाहिए? राज को दे देना चाहिए, भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए। कैसी बात कर रहा है? आदर्श की बात कर रहा है। ठीक है ना? तो ये सब कौन है? इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया, क्या बात की हमने आदर्शवादी में कि राज का जो आदर्शवादी राज्य में आदर्शवादी राज से आशय है कि जहां पर राज्य क्या होगा, लोगों के भलाई के लिए क्या करेगा, ऐसे नियम कानून बनाएगा। ठीक है ना? जो ऐसे नियम कानून हो जो लोगों के क्या हो, हित में हो, भलाई के लिए बना रहा हो और लोगों की हित में हो और किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़ रहा हो। बहुत प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूं। ठीक है ना? आदर्शवादी में क्या होगा, जहां पर न्याय क्या होगा, सबके लिए एक जैसा, मतलब सबके लिए समान और किसी प्रकार की कोई किसी में अन्याय नहीं होगा। चाहे महिला हो तो उसके लिए न्याय, विकलांग हो उसके लिए भी न्याय। क्लियर है ना? सबके लिए, सभी समस्त वर्ग क्या होगा, समावेशी, मतलब समावेशी मतलब सभी लोग को इंक्लूड करेगा। क्लियर? तो आदर्शवादी में बताओगे कौन कौन से विचारक है उसके बारे में बताओगे। क्लियर? मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं कंटेंट ये सब। इसकी अब मान लेते हैं ये चीज क्या क्या होना चाहिए आदर्शवादी में। आदर्शवादी राज की क्या विशेषता दिखेंगी आपको? पहला बहुत सिंपल, खुद से करना है। राज्य ये मानेंगे क्या है, जो राज्य यदि आदर्श कर रहे हैं, कह रहे हैं आदर्श राज्य, तो ये मानते हैं मोस्टली इसमें क्या होता है कि क्या मानते हो, राज्य क्या है, एक प्राकृतिक संस्था है। क्या है? क्या संस्था, कौन संस्था है? क्यों? क्योंकि राज्य डिसाइड कर रहा है ना सब कुछ, तो राज्य क्या होगी, प्राकृतिक संस्था होगी, उसको मानव नहीं बना रहे हैं। आदर्शवादी राज्य एक चीज। दूसरा क्या है कि मानव की बेहतर के लिए सब कुछ, उसका आधार बिंदु कौन है, मानव। राज्य का आधार, राज्य का कल्याण, राज्य किसके लिए कल्याण कर रहा है, मानव के लिए। फिर राज शोषक नहीं, राज शोषक नहीं हो सकता। कैपिटलिस्ट क्लास में क्या होता है, मार्क्स वाले में क्या बोलते हैं, मार्क्सिज्म में क्या बोलते हैं, मार्क्स वाले क्या बोलते हैं कि राज्य क्या है, पूंजीपतियों का एक उपकरण है, जो शोषक वर्ग है, जो शोषित हो रहा है, उसको क्या करता है, उसके लिए उसके अगेंस्ट में काम करता है ना। यही तो बात कर रहा है ना मार्क्स। मार्क्स कहता है राज्य क्या एक टूल है, एक उपकरण है, जो कि जो सर्वहारा वर्ग है ना, उनके क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है उनका। क्लियर? लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या बोल रहे हैं, राज्य एक ऐसा क्या है, एक ऐसी संस्था है जो क्या कर रही है, मानव कल्याण के लिए काम कर रही है। वो किसी तरह शोषण नहीं कर रही है। समझ आ रहा है? जो भी कर्तव्य, अधिकार, नियम जो भी बना रही है, सब किसके लिए बना रही है, मानव के लिए। शांति स्थापित करना क्या उसका परम उद्देश्य है, व्यवस्था बनाए रखना। ये व्यवस्था विशेषता बता दे रहा हो। ठीक है ना? उसके बाद थोड़ी थोड़ी चर्चा कर दे रहा हो कि कौन बोल रहा है, प्लेटो बोल रहा है, हीगल बोल रहा है। ठीक है? आपकी किताब में होगा। बस मैं क्या बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कौन कौन से विचारक आएंगे, क्या स्टार्ट होना चाहिए, क्या बॉडी होना चाहिए। क्लियर है? यस या नो? थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा है। आदर्शवादी समझ में आ गया क्या होना चाहिए आदर्शवादी में, क्या मिस नहीं होना चाहिए था, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसको समर्थक करने वाले कौन कौन है, आलोचना कौन कौन कर सकता है। कौन कह रहा है, मार्क्स। राज क्या है, राज पूंजीपतियों का है ना उपकरण है, तो आदर्श कैसे हो जाएगा, आदर्श कैसे बन जाएगा। राज को खत्म करने की कौन बात कर रहे हैं, मार्क्स लोग कहते हैं राज यदि खत्म हो जाएगा तभी शांति आएगी। तो ये कौन आलोचना होगी कि नहीं होगी, आलोचना ही तो कर रहे हैं मार्क्स। बताओ, खुद सोच के बताओ ना। एक तरफ क्या बोल रहे हैं राज को कि राज आदर्शवादी हो नहीं सकती। राज तो क्या होता है, ये तो शोषण करने का यंत्र है ना, राज ही करता है ना। राज में चलाने वाले कौन लोग हैं, पूंजीपति हैं। और जब पूंजीपति राज चलाएंगे तो क्या राज सबकी भलाई के लिए काम करेगा क्या, पूंजीपति तो अपनी भलाई करेगा ना। क्लियर है? तो ये क्या हो गई, आलोचना हो गई।
जो भी चीज जिसका कॉन्सेप्ट विरोध करेगा वो क्या हो जाएगा, उसकी आलोचना हो जाएगी। आंसर लिख पाओगे? समझ में आ रहा है? आदर्शवादी। लेकिन क्वेश्चन कौन सा आएगा आप एग्जाम में? अपने आना, सब कुछ प्रिपेयर, सब कुछ होना चाहिए। मैंने क्या बोला था? कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, सब कुछ मैं कवर कराऊंगा, ठीक है ना। अब आते हैं जो क्वेश्चन आएगा आपका, जो एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना है, वो है राज्य का विकासवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? कई प्रकार के हैं। देखो, पहला हमने चर्चा किसकी की? आदर्शवादी। कौन सा? राज की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े हम लोग। किसके पढ़ा है? कि राज की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आदर्श नियमों से, कि राज आदर्श ऐसे से नियम बनाए गए और उन नियमों का उद्देश्य यह रहा, इसकी पूर्ति के लिए राज्य बना। रामराज्य। रामराज का मतलब जहां मानव सभी जितने भी उस राज्य में जितने भी लोग हैं सबके कल्याण के लिए राज्य बनाया गया, रामराज। वो था क्या? आदर्श राज्य। वो क्या था? क्या आदर्श राज्य हो सकता है मार्क्स के हिसाब से? मार्क्स कहता ही है, मार्क्स कहता है कि भाई ये हमें मत बताओ राज्य आज, हमें सब पता है कि तुम्हारे पूंजीपति चला रहे हैं सरकार और वो अपने लिए ही काम कर रहे हैं, और ये जो मजदूरों का क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। तो आदर्श के लिए नहीं आया, आदर्शवाद वाला उत्पत्ति इसकी नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं? राज की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज की उत्पत्ति कैसे हुई है? राज बना क्यों? उन्होंने कहा आदर्श को पूर्ति करने के लिए। आदर्श मतलब उन सिद्धांत, उन नियम, उन कानून जिसका उद्देश्य है मानव कल्याण करना, नागरिक का कल्याण करना। उस नागरिक कल्याण के लिए राज्य बना, वो था आदर्शवादी राज। क्लियर? उत्पत्ति मतलब जान रहे हो ना? एक तो कोई जन्म लेता है, जो बर्थ होता है। कोई संस्था है, संस्था का जन्म कब होता है? जब किसी चीज का जब किसी की जरूरत पड़ती है। जैसे पता चला कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हमारे कौन सी संस्था बनी? लोकपाल। कौन सी बनी? हमें पता चला कि हमें चुनाव कराना है, तो कौन सी संस्था बनी? चुनाव आयोग। जब भी जरूरत पड़ेगी तो उसकी उत्पत्ति होगी। यदि आदर्श चीजों के लिए हुई तो वो आदर्श के लिए आदर्श तरीके से काम करेगा। वो कौन था? आदर्शवादी राज, या आदर्शवादी राज का सिद्धांत ना। दूसरा क्या जो इंपॉर्टेंट है? विकासवादी। कौन सा? अच्छा बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि मेरा यह है कि मुझे अपने लिए नहीं पढ़ना है, मैं तो पढ़ना तो पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। मैं आपके लिए कर रहा हूं ना, आपसे बार बार पूछ रहा हूं। क्लियर? यस या नो? इसलिए कहा था कि आप लोग ऑफलाइन आइए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। क्योंकि लगना चाहिए ना कि भाई हमारे लिए कोई पढ़ा रहा है, हमें बता रहा है। अब विकासवादी का मतलब क्या है? कि राज का क्या हुआ है? राज की जो उत्पत्ति जो हुई है ना, वो एक दिन में नहीं हुई है, एक समय में नहीं हो गई कि आज 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और राज बन गया भारतीय राज। ऐसा नहीं हुआ है। विकासवादी लोग मानते हैं विकासवादी सिद्धांत, जिसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? हर्बर्ट स्पेंसर। कौन? हर्बर्ट। सबके नाम पता होना चाहिए कौन क्या बोल रहा है। विचारक, मैंने बार बार बोला है, जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? हर्बर्ट स्पेंसर। देखो यही इतने ही क्वेश्चन पेपर करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला? कि जो राज की उत्पत्ति हुई है वो क्रमिक विकास से हुई, धीरे धीरे विकास से हुई है, एक दिन में नहीं हो गया। पहले क्या था? फील करो, पुराने समय पे मानव में जाओ, हिस्ट्री जब बिल्कुल स्टार्ट हो रही थी तो कुछ लोग रहा करते थे मानव, फिर किस में रहने लगे? ग्रुप में रहने लगे, समूह में रहने लगे। समूह के बाद धीरे धीरे उनके और समूह में बट गए, फिर समूह के बाद उन्होंने कुछ नियम बनाए, कानून बनाए, तो क्या बन उनका? समाज बन गया। जब समाज, कई सारे समाज बन गए तो कई सारे समाजों में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा होगा। वो चाहते होंगे कुछ ऐसे नियम कानून बन जाए जिससे कि शांति आ जाए, तो क्या बन गया? राज। ये क्या है? विकासवादी। कि राज की उत्पत्ति मतलब किसी निश्चित समय पर नहीं हो गई है, किसी निश्चित स्थान पर नहीं हो गई है, बल्कि ऐतिहासिक क्रम या इतिहास का जो क्रमिक विकास हुआ है उसके आधार पर हुआ। क्रमिक मतलब धीरे धीरे विकास से। पहले ग्रुप रहा होगा। एग्जाम्पल देखो, अब बना दो फ्लो चार्ट यहां पर। पहले क्या रहे? फ्लो चार्ट मतलब जानते हो क्या होता है? फ्लो करता है। देखो पहले क्या रहे? लोग, ठीक है,
फिर लोग के बाद क्या बोले, समूह में रहने लगे, समूह में, जैसे हम लोग कबीला बोलते हैं ना, समूह में रहने लगे लोग, क्या कबीला है, कबीले होते हैं ना, ग्रुप में, झुंड कहते हैं। फिर लोग के जैसे परिवार लिख दो चाहे, ठीक है ना, कबीला, ठीक है। फिर क्या आ गया कबीला, बस समाज बोल दो, ठीक है ना। फिर क्या बोल दो, राज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लो चार्ट, जो अच्छे से बना दे रहा हूं। तो आप इस तरह अपनी कॉपी के बगल में इस तरह लिख दोगे कि कैसे विकास हुआ है, लोग रहे, ये परिवार बोल दो, ठीक है, फैमिली, कबीले वाले, कबीले वाला ग्रुप में, फैमिली ग्रुप, ठीक है। फिर समाज, क्या, और इस तरह धीरे धीरे आज राज हम लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे विकास हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ, विकास वाली समझ में आ रहा है, क्लियर, किताब में पढ़ रहे थे, क्लियर हो रही थी क्या चीज, रही होगी लेकिन उतनी नहीं हो पा रही होगी। कैसे आ गया विकासवादी, डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, एक दिन में नहीं आ गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत राज्य आ गया, ऐसा नहीं। भारत पहले भी था, वैदिक काल में भी, उसके पहले भी थे जो लोग रह रहे थे, लेकिन उस समय उतने कानून, संविधान, नियम एकजुट नहीं हो पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो राज की उत्पत्ति कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है। क्लियर, यस या नो, क्लियर। तो आप बताओ कैसे कैसे हुआ, तो इसका क्या वैसे विशेषता आएगी विकासवादी वालों की, आप बताओ। बहुत सारे ऐसे राज्य भी रहे होंगे ना जिनके समाज खत्म हो गए होंगे, ठीक है ना। जैसे सिंधु सभ्यता है, तो आज सिंधु राज्य तो नहीं है ना, है क्या, क्योंकि उसका समाज संस्कृति है वो हमें पता नहीं चलती अब, क्लियर। जैसे मिस्र है, मिस्र की सभ्यता, मिस्र का राज चल रहा है, ठीक है ना, एक बात है तो है। तो डार्विन भी कहता है ना कि कोई चीज धीरे धीरे होती है ना, इसी बोलते हैं जैविक सिद्धांत। क्या बोलते हैं, जैविक सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत क्या है, जैविक। जैसे हमारे जो होते हैं छोटा बच्चा, फिर आप क्या होता है, किशोर अवस्था आती है, एडोलेसेंट बोलते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, एडल्ट होते हैं, उसके बाद फिर और यंग होते हैं, फिर आप क्या होता है, मैच्योर होकर के ओल्ड एज में आ जाते हैं, धीरे 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 धीरे, क्लियर। एक दिन में नहीं आता कि एक दिन में पूरा पैदा हुए पूरे एडल्ट हो गए कि हाँ भाई 22 साल के 24 साल के आप दिख रहे हो अलग से, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो सेम चीज ऐसे ही होता है, कोई भी चीज होती है ऐसे आती है। विकासवादी सिद्धांत क्लियर है, कॉन्सेप्ट कौन से इसके विचारक आने चाहिए, क्या आपको वहां पर करना है। शुरुआत में बता चुका हूं, इंट्रो कैसे, बॉडी कैसे, कंक्लूजन। बार बार इसलिए नहीं बता रहा हूं, टाइम बहुत चला जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, किताब में लिखोगे सब आ जाएगा जो पढ़ोगे। मेरी बात क्लियर है, ठीक है। सॉरी यार, मैं पानी पी के आता हूं, ठीक है, 2 मिनट, पानी पी के आता हूं। टाइम ज्यादा हो गया क्या, हाँ, कितना हो गया टाइम, कहीं जाना है क्या आप लोग को, कितने में क्लास है, हाँ, कौन सी क्लास है, ठीक है, आज के रहने तो फिर, ठीक है ना। क्या कुछ चल रहा है कि बहुत ज्यादा वहां इंपॉर्टेंट, आज रहने दो, ठीक है। आज आपका पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट पेपर तो ना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो फर्स्ट पेपर हमारा कंप्लीट हो गया, क्लियर। आते हैं हम लोग, विकासवादी क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला था, इंट्रोडक्शन क्या स्टार्ट करेंगे, किसकी बॉडी में क्या करेंगे, हर चीज को जस्टिफाई। मैंने बोला हर्बर्ट स्पेंसर का नाम, डार्विन का नाम लिया, जो जो इनका नाम आना चाहिए आपकी किताब में, नहीं आएगा नंबर कम मिलेंगे, क्लियर। अब आते हैं, तो विकासवादी की विशेषता आ जाएगी ना, विशेषता कि उसका क्या है, ऐतिहासिक। इतिहास में हमने देखा है कि कैसे कैसे चीज एक दिन में राज्य नहीं बना, ठीक है ना। क्रमिक विकास, धीरे धीरे विकास,
इसकी विशेषता, ठीक है ना। यह जैविक सिद्धांत पर आधारित है। जैविक मतलब जैसे कोई बॉडी होती है ना, एक बॉडी जैसा, राज्य की स्टेट एक बॉडी की तरह बनी। पहले कुछ थोड़ा था, फिर थोड़ा 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 करके आज राज। एक क्या है, विकासवादी, एक डेवलप्ड रूप दिखता है समाज का, एक विकसित रूप दिखता है राज्य, ठीक है ना। जब समाज डेवलप हो गया, मतलब समाज को और अच्छी तरीके से कानून नियम संस्थाएं बना दी गई समाज में, तो क्या बन गया वो राज। क्लियर है, यस या नो। तो समाज का ही एक वृहद रूप कह दो क्या है, राज्य है। क्लियर, कौन कह रहा है ये, विकासवादी सिद्धांत वाले लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विकासवादी। विकासवादी सिद्धांत क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने बार बार बात की है कि राज्य के विकासवादी सिद्धांत कोई एक ऐसे समय पे नहीं आ गया कि किसी का एक निश्चित समय रहा हो, कोई निश्चित जगह में बन गया हो, बल्कि एक ऐसे सिद्धांत है जिसमें हमने बात की कि इसका क्रमिक विकास हुआ है, धीरे धीरे विकास हुआ है राज्य का। समझ में आ रहा है ना, कैसे कि पहले क्या रहेंगे, लोग रहे होंगे, फिर परिवार, फिर कबीले में रहने लगे लोग, फिर समाज बन गया, और समाज को कैसे और व्यवस्थित चलाया जा सके, तो उसमें सरकार आई, और सरकार का एक जो बन गया वृहद रूप राज्य। क्या बन गया, राज्य। समाज सरकार जुड़कर के क्या बन गए, राज्य बन गए। तो ये सिद्धांत था क्या, विकासवादी। विकास डेवलप हुआ है, जैसे हमारी बॉडी डेवलप होती है, छोटा बच्चा शिशु बोलते हैं, फिर एडोलेसेंट में आएंगे, फिर हमारी एडल्ट होंगे, फिर ह्यूमन पूरा हमारे बनते हैं कि हाँ ये व्यक्ति बन गया, तो उस तरह बॉडी बनती है। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है। दूसरी यूनिट का ये 2-3 कॉन्सेप्ट हमने बात कर ली, कौन सा, आदर्शवादी भी और विकासवादी भी। कोई दिक्कत है, क्लियर हो जाएगा। अब आपको फर्स्ट पेपर आप जब लिखोगे, आंसर पढ़ोगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हमारा सब कुछ प्रिपेयर है, बस हमें कंटेंट रिवाइज करना है और आंसर लिखने हैं, जस्टिफाई करने पड़ेंगे हर चीज को, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकेंड पेपर भी क्यों ना हो। बिना आधार के कोई चीज, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं ये चीज बार बार, क्योंकि आपके माइंड में जानी चाहिए कि नॉर्मल आंसर लिखोगे और एक वैसे आंसर लिखोगे, दिक्कत होगी। ठीक है, विकासवादी क्लियर। अब आते हैं और फिर क्या है, आदर्श वाला हो गया, दैवी वाला भी था ना एक, लेकिन मैं बता दे रहा हूं उनको मैं बहुत कम में चर्चा करूंगा क्योंकि वो आएंगे नहीं। सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो कौन सा था, विकासवादी। और विकासवादी में कैसे फ्लो चार्ट बना वो पता चल गया ना। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर इस तरह से चीज बनती हैं, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये लोग, परिवार, कबीले, समाज, राज्य। तो ये क्या कर रहा है, फ्लो चार्ट फ्लो कर रहा है आपका कि ऐसे से आई है, तो इस तरह बनाओगे नंबर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे अट्रैक्ट कर रहा है, अलग से दिख रहा है कि भाई कितने शानदार बनाया उसने, विकास हो रहा है। इंडिया क्या है, विकासशील है ना, अभी काम कर रहा है, धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, डेवलप की ओर जा रहा है। क्लियर, सॉरी, ठीक है, लंबा बोलने की आदत नहीं है लेकिन बोल रहा हूं, ठीक है। सो विकासवादी हो गया। दैवी सिद्धांत क्या होता है, खुद बताएंगे आप लोग। दैवी सिद्धांत क्या होता है, जहां पर यह माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति किसी दैवी इच्छा से हुई है ना, जिसमें दैवी मतलब देवता ने चाहा कि राज्य बनना चाहिए, और राज्य जब बनेगा तो मानव के कल्याण के लिए बनेगा। मनुस्मृति में क्या बोला गया कि जो मनु है वो कौन है, कहीं ना कहीं दैवी व्यक्ति उनको दी गई कि हाँ भाई ये डिविनिटी पावर पाए हैं और जो ये चलाएंगे शासन। जैसे कह रहे ना, मैं ही राज्य हूं, ठीक है ना, किसने बोला, किसने बोला था, मैं ही राज्य हूं, ठीक है ना। ये राज्य का जो भी उसको मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको किससे मिल रहा है, देवता की पावर से मिल रहा है। तो ऐसा जो भी कह रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या है, दैवी सिद्धांत। वो क्या है, दैवी सिद्धांत, जहां पर डिवाइन पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई मैंने इस देवता से मुझे ये मिला कि मैं यहां का राजा बनूं इस राज्य में, और मानव के कल्याण के लिए काम करूं, राज्य के कल्याण के लिए काम करूं, और इसमें जो भी कानून नियम बनाऊंगा वो मेरी इच्छा नहीं है, वो किसकी इच्छा है, दैवी इच्छा है, क्योंकि मैं दैव का क्या हूं, प्रतिनिधि हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं उनको। समझ में आ रही मेरी बात। जो भी वो डिसीजन ले रहे थे, तो मध्य युग में यूरोप में क्या हो रहा था, जो
पोप थे, चर्च थे, पादरी थे, वो राजे को बताते थे कि देखो ये धर्म में ऐसा ऐसा लिखा है, आप ऐसा कानून बनाओ, ठीक है ना। और राजा वो कानून जो बनाता था वो क्या कहता था कि मैंने तो ये धर्म के आधार पर बनाया है, देवताओं के आधार पर बनाया है, ये दैवी इसमें शक्ति है, इसीलिए बना रहा हूं मैं। उसमें कह दिया गया कि वीमेन को आजादी नहीं मिलनी चाहिए, तो क्या बोला गया, क्योंकि देवों की मर्जी है, डिवाइन पावर की मर्जी है। क्लियर। तो जो भी आधार था वो किसका था, दैवी इच्छा से, दैवी आधार था। कोई भी कानून नियम सबकी कौन प्रेजेंट कर रहा था, दैवी। राज्य में जो मानव की स्वतंत्रता जो थी ना, वो किस पर निर्भर थी, दैवी सिद्धांत पर थी, दैवी इच्छा पर क्या थी, निर्भर थी। कोई भी निर्णय नियम सब कुछ भी वो दैवी पर, उसमें क्या कर दिया गया था, दैवी सिद्धांत पर निर्भर कर दिया गया। तो खुद की मानव स्वतंत्रता नहीं थी, निज स्वतंत्रता नहीं थी, निज अधिकार, निज निर्णय, निज विवेक, कोई दिमाग नहीं लगाएगा। जो बुक में जो राजा बोलेगा वही सत्य होगा। तो विवेक नहीं, विश्वास, वो भी कैसा, जो राज कह देगा, जो राजा कह देगा, उस पर क्या था, उस पर आधारित था, राजा के विश्वास पर आधारित। क्लियर। निज स्वतंत्रता, निज विवेक नहीं, ये क्या उसकी विशेषता। क्या खुद का दिमाग लगा रहे थे क्या। मध्य यूरोप में क्यों था वो अंधा युग, क्योंकि सब कुछ धर्म से चल रहा है, सब कुछ दैवी सिद्धांत पे चल रहा है। कोई भी नियम बने, कोई भी कानून, तालिबान का एग्जांपल लो, सबसे शानदार, कुछ बना रहे हैं वो अपने इस्लामिक से बनाना है ना, उनके लिए क्या है, उनके लिए कहने का मतलब है जो उनकी क्या है, कुरान है, वो उनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सुना रहा है, जो कुछ भी उसमें लिखा गया है उसी को वो मानेंगे, वही नियम। वीमेन को आजादी नहीं मिल रही है वहां पर, क्यों, क्योंकि वो अपने उसको बता रहे हैं, आधार क्या बता रहे हैं, दैवी आधार। क्या बता रहे हैं, वो चला रहे हैं क्या, दैवी सिद्धांत। इस समय प्रैक्टिकल चल रहा है जो, कहां पर, अफगानिस्तान में, तालिबान में शासन में। क्लियर है। क्या स्वविवेक लगा रहे हैं क्या वो अपना, यदि स्वविवेक लगा रहे होते तो वीमेन को आजादी वो देते। क्यों देते, क्योंकि उन्हें पता चलता कि ह्यूमन बीइंग में मेन और वीमेन है, और उसमें कोई भी रियलिटी में देखा जाए तो डिफरेंस केवल बॉडली डिफरेंस है, केवल बॉडली डिफरेंस, कि जो शरीर की संरचना बनावट, इसके अलावा माइंड को लेकर के भ्रमात्मक की गई। अरस्तु ने बोला कि वीमेन को पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वीमेन तो घर में ही रहती हैं, लेकिन उसी के आधार पे, अरस्तु के आधार पे, वो पूरा यूरोप ने 1800 से 1900 तक वीमेन को आजादी नहीं दी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया, जो आज बहुत एडवांस और अपने आप को बहुत डेवलप बताते हैं। केवल उसी आधार पे, अरस्तु के आधार पे, कि वीमेन तो घर ही में रहती हैं, घर ही का काम करती हैं, उन्हें कब फुर्सत कि वो राजनीति में भाग ले सकें। जब राजनीति में भाग नहीं ले सकती हैं तो उन्हें किसी प्रकार से नागरिक मानने की जरूरत नहीं है, राजनीतिक नागरिक मानने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहा है, अरस्तु। और अरस्तु का आधार यूरोप के देशों में लागू हो रहा था। मैं कह रहा हूं ना, जस्टिफाई, यदि कोई भी शासन, कोई भी विचार, राजा राज कर रहा है तो कहीं ना कहीं से किसी से आधार ले रहा है, ठीक है ना। दैवी सिद्धांत का आधार लिया, अफगानिस्तान इस्लामिक स्टडीज कुरान का आधार ले रहे हैं। क्लियर है। दैवी सिद्धांत, स्वविवेक नहीं लगाओगे अपना, लगाए तो दंड, दंड मतलब कैपिटल पनिशमेंट। कहां पर, यूरोप में। जिसने भी बोला, गैलीलियो, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, जिसने भी चैलेंज किया, सबको उस राज्य में उनको फांसी की सजा मिली, उनको दंड दिया गया। पता होना चाहिए अपने को। तो ये चीज था दैवी सिद्धांत। क्लियर, यस या नो। ठीक है, विकासवादी हो गया, दैवी सिद्धांत हो गया, आदर्शवाद वाला हो गया। सामाजिक समझौता देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं क्यों नहीं अब बहुत ज्यादा डिटेल में जाके क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, क्योंकि पहली यूनिट में मैंने चर्चा कर दी है, इसीलिए अब केवल क्या बात होगी, हर यूनिट के जितने भी सिलेबस है, कंटेंट है, सब कुछ क्या लिखना है, क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या उसके विचारक रहे प्रमुख, उसके अंदर कोड्स, बुक्स आप लोग अपनी किताब ये कंटेंट से छांट लोगे अब कि ये लिखना है। क्लियर। तो पढ़ा पहले भी होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बट अब आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर दिख रहा होगा। अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख करके आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि दैवी सिद्धांत क्या होता है। क्लियर है। देखो, सामाजिक समझौते सिद्धांत,
इसके बारे में बताओ जल्दी, विचारक कौन कौन बोले होंगे? मैंने क्या बोला ना, विचार जस्टिफाई करना होगा सबसे पहले। इंट्रो स्टेटमेंट से स्टार्ट करोगे, समाजी समझौते सिद्धांत बोल दो हॉब्स के अनुसार कि नहीं, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीन है ना। इसके प्रमुख विचारक ये हैं। इंट्रो में लिखा कि राज्य एक मानवीय संस्था है, प्राकृतिक संस्था नहीं है, क्योंकि मानव ने समाज अपने समझौते, समाज में मिलकर के समझौता किया कि हमें राज्य बनाना चाहिए जिससे समाज में मानव का कल्याण हो सके, मानव को किसी प्रकार की समस्या ना हो सके। कॉन्ट्रैक्ट किया सभी लोगों ने मिल करके कि देखो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हॉब्स ने बोल रहा था ना, हॉब्स क्या बोल रहा था कि मानव इतना स्वार्थी है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ना वो किसी को भी मार सकता है। तो अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए मानव ने क्या किया, समाज में सभी लोगों ने क्या किया, समझौता किया कि हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे, राज्य हमें हमारी रक्षा करेगा, जब भी कोई दिक्कत करेगा राज्य हमें बचाने आएगा। तो समाजी समझौता किया ना, तो क्या ये प्राकृतिक संस्था हुई राज्य? मानवीय संस्था। कौन सी होगी? मानवीय संस्था, क्योंकि मानव ने खुद बनाया है ना। अभी तक क्या बात हो रही थी? प्राकृतिक संस्था की प्रकृति के आधार पे। विकासवादी भी क्या थे? प्राकृतिक थे। देखो पहले परिवार आता है, जैसे बॉडी होती है, ये मेरे प्राकृतिक है, कैसे आप आगे बनूंगा, तो वो क्या थे? विकासवादी भी कैसे थे? प्राकृतिक थे। आदर्शवादी भी कैसे थे? प्राकृतिक थे। लेकिन समाजी समझौता ये आता है, ये बोलता है कि राज्य क्या है? एक मानवीय संस्था, एक कृत्रिम संस्था है, बनाई गई हुई संस्था है, एक मानव द्वारा बनाई, मानव निर्मित संस्था है, मानव निर्मित संस्था है। इसने सबसे बड़ा क्या किया? चैलेंज किया। क्या किया? इसके पहले तक जो भी संस्था थी सब प्राकृतिक थी, इसने चैलेंज किया, इसने अपना दिमाग लगाया, और यही का समय था, ये समय था पुनर्जागरण का, जब भी चैलेंज किया जा रहा था। समझ आ रहा है ना? क्लियर? समाजी समझौते सिद्धांत, इंट्रोडक्शन। अब हॉब्स, लॉक, रूसो की अपनी अपनी कहानी है, मैं बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूं। वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं ये वाला, क्योंकि लास्ट ईयर ये आ चुका है आपके एग्जाम में, तो इस बार आने के चांस बहुत कम है। देखो डिफरेंस क्या है हॉब्स, लॉक और रूसो की आइडियोलॉजी में, समझ लो कॉन्सेप्ट वाइज, कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए लाइफ टाइम। हॉब्स का मानना है कि मानव क्या है? मानव का स्वभाव जब राज्य नहीं होता है। राज्य क्यों बनाया गया? जरूरत थी। मानव का स्वभाव, उन्होंने कहा जब राज्य नहीं था तब कैसा था? उसने बोला कैसा था? क्रूर था, स्वार्थी थे, ठीक है ना, यही सब थे। तो जब क्रूर हो गए, स्वार्थी होंगे, तब एक दूसरे को मारेंगे, तो उनकी जीवन की रक्षा में प्रॉब्लम आएगी। यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली है तो अपनी शक्ति दिखा करेगा, कोई दिमाग वाला है तो उसको फंसा देगा ट्रैप में। जैसे कहीं जा रहा है तो पता चला उसने ट्रैप लगाया, कहीं उसने गड्ढे खोद दिए, उसमें गिर गया, एक बात है। तो उसको डर रहता है, हर व्यक्ति को डर रहता है उस राज्य में, प्राकृतिक अवस्था में, कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे को क्या कर सकता है? मार सकता है, खत्म कर सकता है। तो क्या हो गया कि मत्स्य न्याय, फिश वाला, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, जो भी ज्यादा शक्तिशाली होगा वो दूसरे को खत्म कर देगा। तो प्लेटो कह रहा है, कौन कह रहा है? हॉब्स कह रहा है। कौन कह रहा है? हॉब्स कह रहा है। हॉब्स कह रहा है ना, तो हॉब्स कह रहा है कि अब समझौता लोगों ने किया, समझ में आया लोगों को कि जीवन की रक्षा हमें करनी चाहिए। उसके लिए उसने बोला लेवियाथन, कि एक ऐसी संस्था, एक ऐसा राज्य जो हमारी जीवन की रक्षा करेगा। इसके लिए क्या किया उन्होंने? समझौता किया कि अब जो भी हमारे पास शक्ति अधिकार है, हम किसको सौंप देंगे? उस राज्य को। अब हम यूज नहीं करेंगे, जैसा राज्य कहेगा उसके नियमों को, कानूनों को हम मानेंगे, ठीक है ना। तो अब कौन रेगुलेट करेगा? राज्य, लेवियाथन, क्योंकि उसका जो प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव था वो कैसे था? स्वार्थी था, कभी खत्म कर सकते थे। तो अपनी जीवन की रक्षा के लिए वो क्या कर रहे हैं? राज्य को ला रहे हैं हॉब्स के अनुसार। लॉक क्या कहता है? लॉक कहता है मानव का स्वभाव बहुत सही है, राज्य के बिना भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार में कोई दिक्कत नहीं है, सब मिल करके रहते हैं, सद्भाव वाला है। लेकिन फिर भी वो मानता है कि स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन की रक्षा, ये तीनों अभी तो हैं, लेकिन शायद भविष्य में ना रहे। शायद उसकी संपत्ति पे कोई आक्रमण करे, कोई ले छीन ले, उसकी रक्षा के लिए या उसकी जीवन की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वो हमेशा बने रहे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक सरकार होनी चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके, नाइट वॉचमैन या लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्था कर सके, उसकी प्रॉपर्टी देखे।
कि हाँ इसकी प्रॉपर्टी कोई कब्जा करेगा तो पुलिस आएगी, उसकी जीवन की रक्षा के लिए पुलिस आएगी। और क्या लॉक और क्यों कहता है कि और क्यों जरूरी है? उसने अपनी बुक लिखी है 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट पे, है कि नहीं बुक? तो ये तो किसकी लॉक की बुक्स हो गई। और हॉब्स की बुक्स क्या थी? लेवियाथन वाली 1651 में, लॉक की 2 ट्रीटीज वाली गवर्नमेंट वाली, वो बुक ध्यान रखना है। लॉक क्या कह रहा है कि सब कुछ सही है, मानव स्वभाव में दिक्कत नहीं है, लेकिन हॉब्स जस्ट इसका उल्टा कह रहा था। लॉक क्यों ला रहा है? लोग को विश्वास है कि अभी तो है लेकिन बाद के भी रहे, ये चीज बाद की भी रहे, मानव स्वभाव में कभी परिवर्तन हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन और दूसरी बात लॉक करता है, लॉक कहता है कभी भी कोई मनुष्य कभी गलती करेगा तो खुद को दंड देगा क्या? क्या कभी कोई चोरी करेगा चोर और कह देगा मैं जा रहा हूं जेल? हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना। तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि कैसे न्याय हो सके, ठीक है ना, कोई एक व्यवस्था दूसरे में हस्तक्षेप ना कर सके। कार्यपालिका है तो जो काम कर रहा है यदि उसने कोई गलती की तो क्या वही खुद न्यायपालिका बन जाएगा क्या? क्या यदि कभी सरकार कोई गलती करती है तो कह देती है क्या कि मैं गलती मैं कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं जेल? नहीं ना। तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए कैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबका अपना अपना अलग अलग काम हो, ठीक है ना, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। जो न्याय हो में क्या हो? जो न्याय हो क्या हो कि सबके लिए क्या हो? एक जैसा हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि इसने कोई गलती की तो इसने अपने आप को दंड नहीं दिया, तो दंड का क्या हो? स्वरूप दिखना चाहिए, न्याय का स्वरूप दिखना चाहिए, व्यवस्था का स्वरूप दिखना चाहिए। इसलिए लॉक ने कहा कि हमें एक समझौते की जरूरत है जिसमें राज्य बनाया जाए, ठीक है ना, और जिस राज्य में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं होना चाहिए। क्लियर है? क्यों होना चाहिए? पहले तो बोला, पहला उसका सबसे बड़ा रीजन था कि जीवन की स्वतंत्रता, जीवन की रक्षा, फ्रीडम, फिर लाइफ की, फिर प्रॉपर्टी की, इसको क्या, इसको मेंटेन करने के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए राज का बनना जरूरी है। क्यों लॉक कह रहा है? लॉक कहीं ना कहीं पूंजीपतियों का समर्थन कर रहा है, क्योंकि पूंजीपति तो अपने एफर्ट से लाते हैं ना, अपना जो मेहनत करके एफर्ट से या किसी प्रकार से पूंजीपति इकट्ठा करते हैं। लेकिन एक बात समझने वाली बात है, लॉक क्यों कह रहा है? लॉक इसलिए कह रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बात को मान रहा है कि जो पूंजीपति हैं वो क्या कर रहे हैं? वैज्ञानिक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। पहले डिसीजन कौन ले रहा था? धार्मिक वाले ही व्यक्ति ले रहे थे ना। अब डिसीजन कौन ले रहा है? जो साइंटिफिक वाले व्यक्ति हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, नए नए ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो इसलिए वो समर्थन करता है कि ये जो अपनी मेहनत से कर रहे हैं ना, इन पर कोई कब्जा धार्मिक वाले ना कर लें, ये जो सामंतवादी हैं वो ना कर लें, क्योंकि ये अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से बना रहे हैं, ठीक है ना। उन चीजों के लिए बोल रहा है, उनके प्रोडक्शन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है ना। यस यू नो, कॉन्सेप्ट है ना पूंजीपतियों, क्यों उसी समय ही संपत्ति की बात की गई। क्लियर? लॉक वाला समझ में आ गया। रूसो क्या है? देखो रूसो बहुत अच्छा बोलता है। रूसो कहता है कि शुरू में एक क्या था, ये आदर्श जंगली प्राणी था, नोबल सेवेज। कैसा है? जंगली, वो भी कैसा? आदर्श, बड़े आराम से रहता है। जब भी उसको जंगल में पेड़ लगे हैं, जब भी फल खाने का मन हुआ तोड़ के आराम से खाता है, फिर चैन की नींद में सोता है, वो कोई दिक्कत नहीं, आराम से। मुझे पता है एक पेड़ लगे हैं, अभी 4 उग रहे हैं, 4 कल उगेंगे, आराम से खा लेगा। लेकिन रूसो कहता है, रूसो की सबसे फेमस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देखो सबकी बुक पता होनी चाहिए विचारक। देखो मेरा बस चले तो मैं सब कुछ बता सकता हूं ना, टाइमिंग को भी हमें देखना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है ना। बड़े प्रेम भाव से बार बार हम लोग ब्रेक ले लेंगे, ठीक है ना, लेकिन समझ लो उससे क्या होगा, आप एग्जाम में अच्छा लिख के आओगे। रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहता है कि जो मानव स्वभाव था ना, प्राकृतिक अवस्था, मतलब प्राकृतिक अवस्था मतलब जब राज्य नहीं था, आपकी किताब में बार बार आता है ना नेचर वाली स्टेज, प्राकृतिक अवस्था। समझ में नहीं आता होगा क्या है प्राकृतिक अवस्था, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब समझ में आ रहा होगा कि राज के बिना जो अवस्था थी क्या थी? प्राकृतिक अवस्था। तो जब मानव स्वभाव कहता है, कह रहा बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आदर्श जंगली प्राणी है, प्रेम से रह रहा है, वो भी कहता है। बट कहता है कि जैसे जैसे व्यक्ति आए, व्यक्ति ने देखा कि आज तो 4 इस पेड़ में 4 फल लग रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आया उस 4 के चारों लेके चला गया। कभी हुआ कि उसने किसी ने पेड़ ही काट दिया, तो क्या वो फल उगना बंद हो गए वहां पर?
पेड़ काट चला गया। तो कहा जैसे जैसे मानव की संख्या बढ़ी वैसे क्या हुई, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, ईर्ष्या बढ़ी, घृणा आई एक दूसरे में, जिससे क्या हो गया, मानव में क्या हो गया, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और असमानता बढ़ गया। और इसी असमानता, इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किसका उत्पन्न हुआ, राज। अब जैसे क्या होता ना, जिसके पास शक्ति हुई, जिसके पास आया, उसने जमीन कब्जा कर लिया, किसने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। अब कोई गरीब है मान लो, उसके पास उतनी ताकत नहीं है, तो क्या फिर लड़ पाया क्या उससे? इसलिए कौन आया, स्टेट। कौन आया, स्टेट। कि जिसकी सभी जितनी, देखो समझना, दो चीज बोलता है वो, रूसो, सेकेंड ईयर में भी है शायद ना रूसो वाला। देखो सेकेंड ईयर की भी आप बैठे हो तो मुझे लग रहा है तो आपको इंपॉर्टेंस पता है कि पहला कॉन्सेप्ट हमें पता होना क्यों जरूरी है। जब तक आपको अपना बेस नहीं पता होगा ना तो आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर यदि अच्छे से पढ़ोगे तब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तब आपको दिक्कत नहीं होगी। रूसो क्या बोल रहा है, मानव बहुत शुरू में सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, आदर्श जंगली प्राणी है, बड़े प्रेम से रह रहा है। जैसे ही कंपटीशन होता है, कंपटीशन मतलब समझ में आ रहा है ना, संख्या बढ़ती है, लोग ईर्ष्या घृणा के कारण जो भी संसाधन होते हैं उस पर कब्जा करने लगते हैं, तो क्या होता है, भ्रष्टाचार व असमानता बढ़ती है और यहीं से समस्या समाज में पैदा होने लगती है। रूसो के अनुसार क्लियर है, यस या नो, क्लियर। और जब समाज में समस्या पैदा हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तब इसी को खत्म करने के लिए क्या आ रहा है, राज। कौन आ रहा है, और वो कहता है रूसो कहता है कि देखो हर इंसान के अंदर दो टाइप की विल होती है, इच्छाएं होती हैं। एक होती है जो वो बहुत क्षण भर की होती है, ठीक है ना। एक होती है जो रियल विल होती है, जो उसको जरूरत होती है, एक्चुअल विल और रियल विल। जैसे आपकी इच्छा होगी कार, बंगला, एसी, बहुत सारी इच्छाएं होती होंगी, लेकिन कुछ ऐसी रियल विल होती होंगी जो कॉमन होती होंगी, खाना पीना, रहना और कपड़े, थोड़ी ये शुद्ध हवा पानी, ये क्या है, रियल विल है, जो वास्तव में तात्विक इच्छा, जो सबको जरूरत है। और ये सभी जो रियल विल होती है ना, जो सबको जरूरत है, वो क्या बन जाती है लास्ट में, जनरल विल। क्या बन जाती है, सामान्य इच्छा। देखो विल है इच्छा दो टाइप की, एक्चुअल और रियल ना। जो रियल मतलब वास्तव में, बताओ वास्तव में क्या है, को जरूरत है ना वास्तव में, कौन कौन सी, यही सब पेड़, खाना पीना, कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये, और उसके बाद शुद्ध पानी, हवा, इंटरनेट, सबको जरूरत है। तो ये जब रियल विल सब मिलकर बनती है ना, सबको जो मिलाकर बना देते हैं, वो क्या बन जाती है, जनरल विल। क्या बन जाती है, और इसी जनरल विल की पूर्ति के लिए कौन बनता है, कौन आता है, राज। इसी को बोलते हैं पॉपुलर वाला भी बोलते हैं ना, पॉपुलर विल। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया था, रूसो ने दिया था, कि लोगों की अपने हितों की पूर्ति के लिए, लोग ने अपने हितों की पूर्ति के लिए राज को बनाया है। ये तो हित थे ना लोगों के कि मुझे ये चीज, एटलीस्ट ये चीज मिलनी चाहिए, ये जनरल विल जो मेरी इच्छा करती है, एटलीस्ट मुझे कपड़ा रोटी मकान तो सरकार राज दे एटलीस्ट। क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था, कंपटीशन बढ़ने में जिसके पास जो रहा उसने कब्जा कर लिया, दूसरे को नहीं मिल रहा था ना एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान। मेरी बात क्लियर है, यस या नो। तो यही इसीलिए समाज समझौता बना। लॉक ने क्यों बनाया समझौता, क्यों करवाया, क्योंकि वो चाहता था कि जीवन की जो रक्षा है, संपत्ति है, स्वतंत्रता, वो हमेशा बनी रहे। वो चाहता था कि जो है न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था भी समाज में बनी रहे, ठीक है ना, और कोई एक दूसरे पर हस्तक्षेप ना करे। लॉक के अनुसार, हॉब्स के अनुसार राज्य क्यों आया, मानव की जीवन की रक्षा के लिए, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जीवन की रक्षा क्या नहीं थी, स्थायी नहीं थी, कभी भी उसके जीवन की रक्षा में प्रॉब्लम आ सकती थी, कोई भी किसी को मार सकता था। रूसो वाला क्या कह रहा है, भ्रष्टाचार असमानता बढ़ गया, उस असमानता से लोगों की जो समान इच्छा थी ना, जनरल विल, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। बेसिक नेसेसिटीज सामान्य उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसके लिए आ रहे हैं। इस असमानता व भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए राज आ रहा है रूसो के अकॉर्डिंग। क्लियर है, यस या नो, ठीक है। तो ये था आपके सिद्धांत, ठीक है। एक शक्ति वाला भी है, उसको मैं 1 मिनट बता दे रहा हूं, ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूं, वो आता नहीं है ज्यादा। क्लियर।
आपका इसी में से एक आएगा सिद्धांत। दूसरी यूनिट की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा चांस आने के कौन से? विकासवादी। कौन से? लेकिन अब बताओ, अब कोई भी आ जाएगा, चाहे विकासवादी आ जाए, चाहे सामाजिक आ जाए, चाहे दैवी आ जाए, चाहे आदर्शात्मक आ जाए, कर लोगे नहीं कर लोगे? उत्पत्ति बता दोगे ना कैसे उत्पत्ति हुई है? बताओ फर्स्ट ईयर वालों। ठीक है, सेकेंड ईयर जैसे आप हो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि मुझे एटलीस्ट ये चीजें नई पता चल रही है या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है ना? ठीक है, तो यही चीज है, समझो ना। सबसे बड़ी बात है आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है कि आपके सामने वाला जो टीचर पढ़ा रहा है, जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, कितना विश्वास है। आपको पता होना चाहिए, हमारे उसमें रहे आदि शंकराचार्य 13-13 साल की उम्र में, है ना, कितना ज्यादा उनको नॉलेज था। तो आप किसी की योग्यता का आकलन इस आधार पर नहीं कर सकते हो कि वो कितना आपसे हम शकल दिख रहा हो, या हम एज में दिख रहा हो, या हमारे ही साथ के दिख रहा हो। हमारे सबसे बड़ा मतलब अच्छा व्यक्ति वही है, स्टूडेंट वही है जो सीखना जानता है। क्या जानता है? सीखना, छोटे से हो, बड़े से हो, किससे भी हो। ठीक है, वो चीज। मेरी बात क्लियर है? अब ये तो होगा उत्पत्ति सिद्धांत। अब क्या होगा? दृष्टिकोण। क्या होगा? व्यू, अप्रोच। तो कुछ अप्रोच होंगे। देखो, मैं यूनिट वाइज, सिलेबस वाइज अर्थ क्यों बता रहा हूं आप लोग को? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे चीजें हैं। देखो दृष्टिकोण मतलब होता है अप्रोच, या वही चीज सेम ना। ठीक, तो मैंने कह दिया कि अच्छा बताओ उदारवादी दृष्टिकोण कौन सा? तो कुछ दृष्टिकोण है। अप्रोच दृष्टिकोण एक ही चीज है, व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कह दूंगा तुम्हारा व्यू क्या है इस क्लास के प्रति, ऐसे पूछ रहा हूं, क्या व्यू है, क्या सोचते हो इसके बारे में, इस क्लास के बारे में। जस्ट मैं प्रैक्टिकल आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, बताओ क्या दृष्टिकोण, क्या आपने सोचा अभी तक, क्या आपकी दृष्टि है, कैसे देखते हो इस क्लास को? कोई? हाँ, जैसे इनका दृष्टिकोण क्या है, एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है हमें, एक दृष्टिकोण ये हो गया। कोई और दूसरा दृष्टिकोण? ठीक है, इनका यह है कि हमारा जो आंसर लिखने का जो इफेक्टिव तरीका है वो समझ में आ रहा है इस क्लास से। दूसरा अप्रोच हो गया, हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल, तो प्रैक्टिकल चीजें आपको समझ में आ रही है इस क्लास से। तो क्या हो गया ये दृष्टिकोण, क्या क्लास के प्रति, किसके प्रति? इसी तरह राज्य के प्रति दृष्टिकोण होंगे कि राज्य कैसा। तो दृष्टिकोण यदि मैंने कह दिया उदारवादी, कौन सा? ठीक है ना। यदि मैंने कह दिया दार्शनिक, फिलोसफिकल अप्रोच या फिलोसफिकल व्यू, ठीक है। यदि कह दिया मैंने गांधीवादी, कौन सा? राज के गांधीवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। यदि कह दिया मैंने मार्क्सवादी, क्या कह दिया? तो मतलब यदि गांधीवादी मतलब जो गांधी के द्वारा जो राज के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, कि राज कैसा होना चाहिए, राज्य में क्या क्या नागरिकों को सुविधा मिलनी चाहिए, तो कौन सा अप्रोच होगा? वो गांधीवादी। मार्क्स ने कि जो विचार हैं राज के प्रति, जैसे मार्क्स क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें? उदारवादी। कौन सा है? उदारवादी और फिर मार्क्सवादी। मैं मार्क्स को उल्टे से पढ़ाता हूं आपको, ठीक है ना, समझ में आएगा। मार्क्स जो अप्रोच है बहुत बहुत अच्छा है, समझना, समझ में बहुत आता है। मार्क्स से ज्यादा आइडियोलॉजी कोई फेमस नहीं हुई, और मार्क्स की आइडियोलॉजी पूरे देश में इंप्लीमेंट नहीं हुई, पूरे विश्व में इंप्लीमेंट नहीं हुई। समझना मेरी बात, दो अलग अलग बातें हैं। फेमस होना, पॉपुलर होना अलग बात है, लेकिन उसका इंप्लीमेंट होना वो अलग बात है। कोई चीज पॉपुलर हो गई इसका मतलब ये नहीं कि वो इंप्लीमेंट ही हो, वो लागू भी हो। ऐसा कोई देश नहीं था जिसने मार्क्स के विचारों को लिया ना हो, प्रभावित ना किया हो। हर देश प्रभावित हुआ है मार्क्स के विचारों से, ठीक है ना। समझना मार्क्स का, मार्क्स क्या है? एक ऐसा विचारक है जो बेसिकली जर्मनी, इंग्लैंड, ये जो प्रमुख देश है यहीं पर वो रहा, ठीक है ना, बेसिकली इंग्लैंड में रहा लास्ट समय में। 1848 की बात है, वो लाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या लाता है? साम्यवादी घोषणा पत्र। उसमें बात करता है कि राज्य क्या है? एक पूंजीपति संस्था है, स्टेट इज क्या है? कैपिटलिस्ट क्या है? इंस्टीट्यूशन है। पूंजीपतियों की क्या एक संस्था है,
जिसका काम क्या है, मजदूरों का, ये जो सर्वहारा वर्ग है उनका शोषण करना। सीधा सीधा बोलता है अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में। फिर समझ में आ रही है? वो कहता है कि राज किसी तरह भलाई के लिए नहीं बना हुआ है, राज केवल पूंजीपतियों की भलाई के लिए है। तो जो सोशल स्ट्रक्चर है, समाजी जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, वो पूंजीपतियों द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है ना? तो राज के प्रति कैसे उसका मार्क्स का क्या दृष्टिकोण है राज का? पहले क्या है, पूंजीपति वाला है, पूंजीपति के ही हित में है। वो कहता है राज्य में केवल, समाज में केवल कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग है, एक कौन सा है? सर्वहारा वर्ग है। और राज्य किसके लिए बात कर रहा है? केवल केवल पूंजीपतियों के लिए हित की बात कर रहा है। यह मार्क्स का क्या है? दृष्टिकोण है। समझेंगे, मार्क्स वादी विचार है। ठीक है, किसके लिए? राज्य के लिए। तो यहां पर 2 वर्ग हैं, समाज में कितने वर्ग हैं? पूंजीपति यो का वर्ग है और दूसरा सर्वहारा। पूंजीपति अपने हित के लिए बात करते हैं और इस हित के लिए वो क्या करते हैं? इनका शोषण करते हैं। क्या करते हैं? और इनके हित में कौन मदद कर रहा है? राज। कौन मदद कर रहा है? राज। राज क्या करता है? वैसे कानून नियम बनाता है। तो कानून नियम किसके लिए बना रहा है? वो पूंजीपतियों के हित के लिए बना रहा है। दिक्कत किसको आएगी? सर्वहारा वर्ग को। तो सर्वहारा वर्ग को दिक्कत आएगी तो शोषण इसी का हो रहा है ना। तो कहता है मार्क्स के, ये इन दोनों में क्या होता है? संघर्ष देखा जाता है। क्या देखा जाता है? वर्ग संघर्ष। क्या होता है? वर्ग संघर्ष। और वर्ग मतलब क्लास। एक पूंजीपति क्लास है, एक दूसरी है जो मजदूरों की क्लास है, जो लेबर क्लास है, जो सबसे ज्यादा है, पूंजीपति बहुत कम है। और इनके हित के लिए राज बात कर रहा है। तो राज क्या है? पूंजीपतियों के हित के लिए काम कर रहा है। राज पूंजीपतियों का क्या एक उपकरण है। राज जो भी नियम कानून बना रहा है किसके लिए बना रहा है? पूंजीपतियों के लिए बना रहा है। तो ये किसका मानना था? मार्क्स का मानना था। मार्क्स कह रहा है कि समाज में क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है। और समाज में यह संघर्ष जब भी खत्म हो पाएगा जब राज क्या हो जाए? का अंत हो जाए। क्या हो जाए? पूंजीपतियों का अंत भी हो और राज्य का भी अंत हो। दोनों के अंत के बारे में कौन बात कर रहा है? मार्क्स कहता है जब तक राज्य रहेगा तब तक पूंजीपति बने रहेंगे, क्योंकि राज्य में बैठे हुए व्यक्ति कौन है? पूंजीपति है ना। बात समझ में आ रही है? क्लियर है मार्क्स वाला विचार? मार्क्स कह रहा है जो भी कुछ बनाया जा रहा है ना, सब पूंजीपति द्वारा बनाया जा रहा है, उनके हित के लिए बनाया जा रहा है। ये व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, इनको मान लो 1000 रुपए प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 10 रुपए में बांट लो, 2-2 रुपए। मान लो 10,000, 1 लाख मान लो, तो 1 लाख में कितना बांट दिया? 5,000। कितना? 95,000 किसने ले लिए? पूंजीपति ने। इनको मान लो 5 मजदूर हैं, इनको 1,000 दे दिए 1 महीने में, पहले के समय। बात क्लियर है? 95,000 का फायदा कौन प्रॉफिट कर रहा है? पूंजीपति। लेकिन वास्तव में सामान में सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है? लेबर ने। पूंजीपति बस बैठा आराम से डिसीजन लिया है कि ठीक है। क्लियर? तो इसीलिए बोल रहा है मार्क्स कि राज्य का जो दृष्टिकोण वो पेश करता है, वो कैसे दृष्टिकोण करता है? नकारात्मक, कि राज्य भले वाले के लिए नहीं है, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कहता है क्या आना चाहिए समाज में? साम्यवादी राज्य। कैसा होना चाहिए? किस तरह के राज्य की बात कर रहा है वो? साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य मतलब जहां पर पूंजीपतियों का अंत हो जाए। क्या हो जाए? और उसके बाद क्या आ जाए? समाजवाद। क्या हो जाए? जहां पर राज का भी अंत हो जाए, लास्ट में क्या हो जाए? क्लियर है? जहां पर राज भी बचा ना रहे, राज्य विहीन। किसकी बात कर रहा है वो? पहले कम्युनिस्ट की बात कर रहा है, साम्यवादी, जहां पर पूंजीपतियों का अंत हो जाए। फिर सर्वहारा वर्ग जब पूंजीपतियों का अंत कर देंगे तब उसके बाद राज का भी अंत हो जाएगा। क्लियर है? तो राज विहीन कम्युनिस्ट ला रहा है, लेकिन पूंजीपतियों के अंत के लिए। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही बोला है ना, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट है ना क्लास। तो साम्यवादी राज्य में किसकी तानाशाही होगी? सर्वहारा वर्ग की। और सर्वहारा वर्ग फिर क्या करेंगे? मार्क्स कहता है कि राज्य में इन लोग ही कानून नियम बनाएंगे और किसके लिए बनाएंगे? अपने लिए बनाएंगे। और फिर इन कैपिटलिस्ट क्लास को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ देंगे, पूरी तरीके क्या कर देंगे? अपरूट कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्लियर?
लेकिन क्या ऐसा हो पाया पूरे वर्ल्ड में कहीं पर? ये मार्क्स का ये सिंपल सा बेसिक इतना ही है मार्क्स। तो ऐसा हो पाया क्या? नहीं हो पाया। इंप्लीमेंट किसने किया था? रसिया ने। किसने किया था? थोड़ा बहुत। लेनिन कौन था? प्रमुख विचारक कौन कौन है मार्क्सिस्ट अप्रोच के? अब देखेंगे मार्क्स के अलावा कौन कौन है? मार्क्स भी है दूसरा कौन है? एंगल्स, ठीक है ना? कौन है? फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है? इनकी बुक है द स्टेट ऑफ फैमिली, ठीक है ना? ऑन स्टेट करके, फैमिली करके एंड प्रॉपर्टी करके, द ओरिजिन ऑफ स्टेट, फैमिली एंड प्रॉपर्टी। किसकी बुक है ये? फ्रेडरिक एंगल्स। किसकी है? थोड़ा सा और किताब देख लेंगे ना, है समथिंग इस तरह की, वो वही बोलती है, ठीक है ना? मार्क्स की कौन कौन सी बुक है मेन? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पता होना चाहिए ना, देखो ठीक है, मैं इस तरह लिख दे रहा हूं, समझ जाएंगे। कम्युनिस्ट क्या है? साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक है ना? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सेकेंड ईयर में भी है ना है ना? ये सेकेंड ईयर में ना, हाँ देखो ये है सेकेंड ईयर में। मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट ईयर पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में आ जाओगे, और सेकेंड ईयर में यही चीज है ना, अच्छे से पढ़ लो। क्लियर? और कौन बोल रहा है? लेनिन। कौन बोल रहा है? लेनिन। लेनिन क्या बोलता है? लेनिन कहता है कि साम्यवादी राज्य में पार्टी होनी चाहिए, पार्टी बनाएंगे, और पार्टी कैसी? जो ऐसे मिडिल लोग होंगे, जो इंटेलिजेंसिया वर्ग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, वो थोड़ा सा सिस्टम को सुधारेंगे। लेनिन बात करता है, ठीक है ना? ग्रामसी, कौन और कौन है? ग्रामसी। ये सब क्या है? राज्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विचारक हैं। मार्क्स के, केवल मार्क्स बस नहीं है, मार्क्स के आइडिया को जिसने अमेंड किया, जिसने सुधार किया, या उसके बारे में बताया कि ऐसा इस तरह इंप्लीमेंट होना चाहिए। क्लियर है? मार्क्सवादी दृष्टिकोण, विचारक से जस्टिफाई करना है, उसके मैंने आधार बताया क्या दृष्टिकोण है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दूसरी यूनिट में, वो है क्या? उदारवादी दृष्टिकोण। क्लियर है? थोड़ी लंबी हुई क्लास, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है ना? सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज, ठीक है? बोरिंग तो मुझे नहीं लग रहा होगा। लग रहा है क्या? हाँ, क्योंकि बोरिंग जब लगता है जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, जब होता है जब थ्योरी वाली बात हो रही होंगी, रामायण चल रही है, बहुत रामायण में भी यही पात्र आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है ना? आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज है ना, कि कैसे मानव के साथ शोषण होता है, कैसे पूंजीपति काम करता है, उसके बारे में कौन आइडिया कौन दे रहा है। क्लियर? मार्क्सवादी क्लियर हो गया। इसके पहले मैं सिद्धांत की बात की थी, उत्पत्ति वाले। जो दूसरी चीज है, इस सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी, वो हो जाएगी उदारवादी दृष्टिकोण। कौन सा है? बस उदारवादी और मार्क्सवादी समझना है। देखो उदारवादी बहुत सिंपल है। मैंने पहले मार्क्स क्यों बताया? क्योंकि उदारवादी किसके सपोर्ट कर रहे हैं? पूंजीपतियों का। उदारवादी में कौन कौन से प्रमुख विचारक आएंगे, समझेंगे? हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, ग्रीन, जीएस मिल, ठीक है ना? ये सब आएंगे, ठीक है? हीगल भी लिख लो चाहे, ठीक है? ये सब क्या है? उदारवादी विचारक हैं। उदारवादी का मतलब क्या था? जिसमें माना गया, देखो सुनो, राज्य क्या है? एक मानव निर्मित संस्था है। उदारवादी राज्य में राज्य क्या है? वो मानव के द्वारा क्या की जा रही है? चलाई जा रही है। ये मानते प्रमुखता से कि सामाजिक समझौते पर राज्य बनाया गया है, ठीक है ना? इसमें किस पे महत्व दिया जा रहा है? राज्य किस पे महत्व दिया जा रहा है? कि वो ऐसे महत्व दिया जा रहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, जो कुछ भी है वो किस पर निर्भर है? राज्य पर। किस पर निर्भर है? राज्य पर। राज्य डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना? उसमें क्या नहीं है? जो धर्म है ना, उसका कहीं ज्यादा प्रभाव नहीं देखने मिलता है। धर्म को बहुत ज्यादा नहीं उसमें जस्टिफाई करते हैं, ठीक है ना? राज और धर्म का राज्य में बहुत ज्यादा क्या नहीं है? नियंत्रण नहीं है, क्योंकि मानव कर रहा है, मानव खुद के विवेक से। क्लियर है? उदारवादी
थोड़ा उदारवादी में देख लेते हैं। उदारवादी में दो अप्रोच है, एक है नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक अप्रोच क्या बोलता है कि बोलते हैं राज क्या है, एक आवश्यक बुराई है। स्टेट इज ए नेसेसरी एविल। स्टेट बुराई तो है लेकिन क्या है, आवश्यकता भी है। थॉमस पेन का एक कथन है, वो क्या कहते हैं कि राज, लोग चाहते नहीं कि राज जाए, लोग चाहता नहीं था राज जाए, लेकिन क्या है, वो मेंटेन रहे व्यवस्था, वो प्रॉपर्टी, वो लाइफ, वो फ्रीडम, इसलिए राज को आना जरूरी है। ठीक है ना। तो राज क्या कर रहा है, एक नाइट वॉचमैन की तरह काम कर रहा है, मतलब केवल व्यवस्था देख रहा है, कानून और व्यवस्था। यहां पर राज केवल आपकी प्रॉपर्टी देख रहा है, तो ज्यादा कुछ मतलब की नहीं है कल्याण की, वो केवल कानून व्यवस्था देख रहा है। कैसे क्या देख रहा है नकारात्मक में, कानून व्यवस्था, जीवन की रक्षा इस पर था। और उसके लिए इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो लोगों के अधिकारों और जो भी है ना स्वतंत्रता पर क्या करता है, वो हस्तक्षेप करता है। कौन, राज। तो राज का हस्तक्षेप क्या है इसमें, ज्यादा है नकारात्मक वाले में। सकारात्मक में क्या है कि जहां पर नागरिकों के समस्त पक्ष, उसके मानवीय पक्ष, उसके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा, ठीक है ना, वो सबको देख रहा है। कौन, राज देख रहा है। कौन बोल रहा है ये, थॉमस ग्रीन, TH थॉमस हिल ग्रीन। कौन कह रहा है, GS मिल। GS मिल क्या कहता है कि राज मानव को स्वतंत्रता दे, मानव को स्वतंत्रता जब तक दे जब तक वो मानव, वो सिटीजन दूसरे की स्वतंत्रता पर इंटरफेरेंस नहीं करता है। जैसे ही आपने किसी व्यक्ति को मार दिया तो पुलिस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्योंकि आपने फ्रीडम, आपकी फ्रीडम कुछ भी करने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मार दो आप, तो उसको बचाने के लिए कौन आएगा, उसके अधिकार के लिए, उसके मूल अधिकार कि मेरे जीवन की रक्षा, उसको बचाने के लिए कौन आएगा, राज। जैसे मान लो आपको पढ़ना है, क्या करना है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो किसी वजह से, तो राज आपको एक स्कूल देगा जाके आप पढ़ सको। वो क्या है, पॉजिटिव। क्या है, राज का क्या है, ये पॉजिटिव अप्रोच है। क्या नेगेटिव में ये था, क्या स्कूल नहीं है, पढ़ना है, तो क्या यहां पर बोल रहे थे, क्या नहीं ना, यहां तो केवल जीवन की रक्षा की बात हो रही है, स्वतंत्रता की बात हो रही है और संपत्ति की बात हो रही है। लेकिन यहां पर पढ़ना है तो किसी को, तो राज्य स्कूल बनाएगा। ये क्या है, सकारात्मक पक्ष राज का। ठीक है ना। उदारवादी क्या है, उदारवादी का मतलब क्या होता है, जहां पर नए नए विचार के साथ, ठीक है ना, जो पहले विचार चल रहे हैं या नए विचार है, उनका क्या होता है, उनको स्वीकार किया जाता है। कैसे नए आइडिया आए मानव कल्याण के लिए, मानव की बेहतरी के लिए, उनको भी जगह दी जाती है। और लिबरलिज्म में यह भी बोला जाता है इतनी स्वतंत्रता है कि आप दूसरे को दिक्कत ना कर सको। उदार, उदार का मतलब है कि आप उतना बोलो या उतना है जिससे दूसरे को दिक्कत ना हो जाए। ठीक है ना। दूसरों की बातों को भी आप एक्सेप्ट करो, जैसे भले ही दूसरे धर्म का हो, लेकिन इतने उदार बनो कि दूसरे के धर्म को भी आप उसको फील कर सको या उसको दिक्कत ना लाओ। यदि आपके सामने से आप हिंदू हो तो मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ हो रहा है तो आपको अंदर से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये होता है उदार। उसे भी राज भी उदार है। राज कैसे उदार, यदि राज को लग रहा है कि इसके लिए काम करना चाहिए तो करना, करता है वो। क्लियर। ये हो गया सेकंड यूनिट। ये क्या हो गया, ठीक है। सेकंड यूनिट में हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं 2 मिनट में 1 मिनट में रिकैप कर दे रहा हूं। राज की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े हमने। उत्पत्ति में हमने क्या पढ़ा, आदर्श वाला, आइडियल, फिर डिवाइन थ्योरी, दैवी सिद्धांत, फिर विकासवादी, जिसे हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी। क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी। ठीक है ना। फिर यही पढ़े ना हमने, विकासवादी। फिर हमने क्या पढ़े, अप्रोच, दृष्टिकोण, व्यूज। सबसे पहला क्या पढ़ा हमने, मार्क्स वाला। कौन सा पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा हमने मार्क्सिस्ट के बाद लिबरलिस्ट या उदारवादी। ठीक है ना। गांधीवादी वाला पढ़ोगे खुद से समझ में आ जाएगा। गांधीवादी में है क्या, राज में, राज का जो स्ट्रक्चर है गांधी के अनुसार वो क्या है। गांधी खुद मानते हैं कि राज क्या, पूंजीपतियों की संस्था है। राज जो गरीब हैं उन लोगों के लिए काम नहीं करती है। ठीक है ना। तो गांधी शुरू से क्या थे, पूंजीपतियों के विरोध में थे, मशीनीकरण के विरोध में थे। क्योंकि यदि मशीन आएगी, पूंजीपति लोग ही काम करेंगे,
तो ये इतना बड़ा भारत जिसमें 90% लोग क्या हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, तो क्या उनके हित में बात होगी? नहीं होगी। इसलिए वो राज को वो क्या करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जब तक मानव की बेहतरी के लिए थोड़े समय के लिए तो राज सही है, लेकिन लास्ट में ये भी इसका भी अंत हो जाना चाहिए। तो गांधी भी मार्क्स की तरह बोलते तो हैं, लेकिन गांधी और मार्क्स में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ मार्क्स किससे कह रहा है, हिंसा के बल पर, किसके बल पर, हिंसा के बल पर सर्वहारा वर्ग क्या करेगा, पूंजीपतियों को खत्म कर देगा। लेकिन गांधी क्या बोलते हैं, अहिंसा के बल पर, पीसफुल, प्रेम से, नैतिकता के आधार पर क्या करेगा, पूंजीपतियों को क्या करेगा, कहेगा कि जो भी कुछ भी आपका जमीन है, संपत्ति है, वो क्या करेंगे, कहेंगे कि देखो ये आपको ईश्वर ने क्या किया है, आपको बनाया इस लायक कि आप दूसरों की क्या कर सको, सेवा कर सको। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट दिया कि आप केवल, आपकी संपत्ति केवल क्या है, आपके नाम पर है, लेकिन किसके लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए है। आप उतना यूज कर लो, जैसे मान लो किसी के पास 100 बीघे जमीन है, आप 1 बीघे में रहना, खाना, फार्म जो भी आपने प्रोडक्शन किया है वो कर लो, लेकिन 99 बीघा आप क्या कर दो, समाज के जितने वर्ग हैं उन सब के कल्याण के लिए क्या कर दो, उनको दे दो। लेकिन नाम आपका ही रहेगा कि फलाने संस्था होती ना, समाज सेवी संस्था, वो क्या होते हैं, ट्रस्ट होते हैं ना, लेकिन दूसरों के बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, गांधी का, राज्य का, ट्रस्टी सिद्धांत। क्लियर है, यस या नो, समझ में आ रहा है? गांधी वाला अप्रोच समझ में आ गया, उदारवाद समझ में आ गया, मार्क्सवादी आ गया। क्या दूसरी में कोई प्रॉब्लम अब हो जाएगा ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है होगा। विचारक, हर चीज को विचारक से बता रहा हूं। उदारवादी में विचारक बताया मैंने, गांधी में विचारक बताए, मार्क्सिस्ट में विचारक बताए। जस्टिफाई करना है अपने को, हवा में लिख के चले नहीं आना है कि ऐसा राज शोषण करता है। अरे कौन बोल रहा है, मार्क्स बोल रहा है, फ्रेडरिक एंगल्स बोल रहा है, लेनिन बोल रहा है। ठीक है ना, क्लियर, यस या नो? सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई। इफ यू हैव टू टेक 2 मिनट ब्रेक फॉर ड्रिंकिंग वाटर सो यू कैन गो। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इसी तरह एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, हम लोग वीडियो को कट करके एक एक पार्ट में कर लेंगे बात के, लेकिन आज क्लास हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं चला जाऊंगा आज, ये बात क्लियर है। यूनिट 30 स्टार्ट करेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। कोई भी चीज में छोड़ इसलिए नहीं रहा हूं